क्लास 9 का आज तुम लोग का पहला मैथ का पहला क्लास है ना। देखो ये क्लास 9 का मैथ नहीं, सबसे पहले तुम लोग को यही अपने मन में माइंड मेकअप करना पड़ेगा कि हमको क्लास 9 का मैथ को बढ़िया से तैयारी करना है। और 8 से हट करके क्लास 9 का मैथ है। क्लास 9 का मैथ कुछ ज़्यादा ही एडवांस है 10 की अपेक्षा। 10 में तुमको कम इजी लगेगा, हल्का है। अगर मैथ 9 क्लास का मैथ को तुम बढ़िया से तुम कर लियो तैयारी ने, तो 10 क्लास का मैथ तुम्हारे लिए बहुत ही इजी होगा। जानते हो, जब तुमको 8 में बताए थे कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होता है, और दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हम उसमें तुमको समहर करके बताए थे। और एक और तरीका बताए थे, वो था तुम्हारा फॉर्मूला वाला। दो परिमेय संख्याओं के बीच जो परिमेय संख्या निकालना था, सो नहीं, पहला चैप्टर जो तुम्हारा है वो उसी प्रकार में से है। लेकिन सबसे पहले तुमको हम बता देना चाहेंगे कि अगर तुम पढ़ना चाहते हो, ठीक है, तो तुम लोग मन से पढ़ना, देखा सीखी में नहीं पढ़ना कि वो जा रहा है पढ़ने तो हम भी पढ़ने जाएंगे, वो कर रहा है तो हम भी ये करेंगे। वैसा देखा सीखी में नहीं पढ़ना, अपने भविष्य के लिए पढ़ना और अपना जिंदगी को संवारने के लिए पढ़ना। बुझे कि नहीं? मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो तुमको अगर मैथ के कुल्लू को पकड़ लिया, यानी मैथ के तुम एक पार्ट को तुम अगर समझ गया ना, तो मैथ बनाने में बड़ी मजा आएगा, अच्छा लगेगा। और मैथ में तुम जरा सा भी कोई चीज़ नहीं जान रहे हो ना, तो तुमको उबल लगेगा, मैथ छोड़ दोगे बनाने। क्लास 9 का मैथ जो है उसमें इस बुक में जो है ना, ये जो बुक है तुम्हारा, इसमें कई बुक और है मैथ के, छोटे छोटे और कई बुक हैं। क्लास 9 में जब हम लोग थे उस समय मैथ का एक इतना मोटा बुक पढ़ते थे, फिर क्लास 10 में भी एक इतना मोटा बुक पढ़ते थे हम लोग। जिस समय एग्ज़ाम दिए थे मैट्रिक का ना, उस समय 9 और 10 दोनों मिला करके क्वेश्चन पूछा जाता था। और इतना मैथ, मोटा मोटा मैथ 2 गो रहता था, क्लास 9 का भी और क्लास 10 का भी रहता था। आज के डेट में आज मैथ मेरा इतना स्ट्रांग है ना, तो उसी सिलेबस की वजह से स्ट्रांग है, क्योंकि मैथ उस समय बहुत ज़्यादा डीपली हम लोग को पढ़ाया जाता था। अब तो बहुत हल्का कर दिया है, उसके बावजूद भी हम तुम लोग को कहते हैं कि मैथ 9 क्लास का थोड़ा सा टाइट है, ठीक है। तो 9 क्लास का मैथ को पढ़ने के लिए मैथ का क्लास को पूरा एकदम अटेंड करना पड़ेगा। दूसरा सब्जेक्ट में रह जाओ एब्सेंट, कोई दिक्कत नहीं, मैथ के दिन में तुम एब्सेंट नहीं रहना, अगर तुमको तैयारी बढ़िया से करना है तो, ठीक है ना। तो इसमें जो है ना कई प्रकार के मैथ है। जैसे सबसे पहले एक मैथ है तुम्हारा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम मतलब संख्या पद्धति, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा संख्या पद्धति, पहला चैप्टर वही है तुम्हारा। एक अलग प्रकार का मैथ है, दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, हम लोग उसको भी देखे थे। संख्या रेखा पर परिमेय संख्याओं को दर्शाने के लिए जाने थे। याद है ना, तुम लोग को जब बताए थे कि संख्या रेखा पर 3/5 दर्शाइए, फिर संख्या रेखा पर 5/3 दर्शाइए। जब संख्या रेखा पर हम दर्शाने के लिए बताए थे, उस समय ये परिमेय संख्या के रूप में बताए थे। इस चैप्टर में तुमको अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए हम तुमको सिखाएंगे, बताएंगे। पहला चैप्टर वो है, ठीक है। हम क्लास 9 का अगला जो मैथ पढ़ेंगे वो तुम्हारा रहेगा अलजेब्रा, जिसको हम लोग बीज गणित, हम सही लिखे हैं ना, बीज गणित कहते हैं, ठीक है। बीज गणित
अब चैप्टर भी वहाँ लिखेंगे, कौन कौन चैप्टर संख्या पद्धति में है, कौन कौन चैप्टर बीजगणित है, अब कौन कौन चैप्टर यहाँ पर एक और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसको हम लोग ज्यामितिक निर्देशांक के रूप में जानते हैं। अभी 8 क्लास में चैप्टर नंबर 7 में तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बताए थे ना, उसमें तुम लोग सीखे थे बहुत सारा चीज़। अब इसे थोड़ा सा और आगे बढ़ करके है यहाँ पर 9 क्लास 10 में और उससे भी ज़्यादा एडवांस है, लेवल को बढ़ाते जाएगा ना, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे। चौथा प्रकार का मैथ जो है वो है ज्योमेट्री, जिसको हम लोग ज्यामिति कहते हैं। चैप्टर भी तुमको हम लिख देंगे कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा चैप्टर है इसको, है क्या, ठीक है। 5वां हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्री के बाद चले आते हैं मेंसुरेशन। मेंसुरेशन जिसको हम लोग कहते हैं क्षेत्र मिति, ये वही क्षेत्रमिति है जिसमें हम लोग पढ़े थे त्रिभुज का क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का, घनाभ का, ये सारे पढ़े थे ना। फिर वो फॉर्मूला तुमको यहाँ पर हम बताएंगे और फिर पढ़ना पड़ेगा। एक और नया चीज यहाँ पर जानना होगा, हीरोन सूत्र। हाँ, एक अजीब प्रकार का चैप्टर नंबर 12 में त्रिभुज का क्षेत्रफल को हम लोग जानते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 गुना आधा गुना ऊंचाई। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल वैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल है जो समकोण त्रिभुज होता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा स्क्वायर होता है। विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो हीरोन सूत्र का प्रयोग करेंगे, चैप्टर नंबर 12 में देखेंगे, ठीक है। इसको बताने के बाद हम तुमको एक फॉर्मूला सीधे, अब जितना फॉर्मूला तुम्हारे 9 क्लास के मैथ में दिया हुआ है वो सारे फॉर्मूला को हम सिद्ध भी कर सकते हैं। तुम जो फॉर्मूला को कहोगे कि हमको सिद्ध करके दिखाइए, हम उसको सिद्ध करके तुमको दिखा सकते हैं, ताकि तुम्हारे दिमाग में बना रहे कि फॉर्मूला बना कैसे। क्लास 7 से लेकर के 10 तक का मैथ का जितना फॉर्मूला है हम सब सिद्ध करते हैं, केवल हीरोन सूत्र को छोड़ करके, क्योंकि हीरोन सूत्र चैप्टर 12 तुम उलट के देखो, उसमें साफ लिखा हुआ है कि इसका सत्यापन क्लास 9 के सिलेबस के बाहर है, मैंने आगे चल करके तुमको सिद्ध करने के लिए बताया जाएगा, ठीक है। बाकी सब फॉर्मूला हम सिद्ध करने जानते हैं। तो ये क्षेत्रमिति हो गया। उसके बाद छठा जो तुमको पढ़ना पड़ेगा वो है स्टैटिस्टिक। स्टैटिस्टिक माने सांख्यिकी। अब ये सांख्यिकी तुम लोग नहीं पढ़ा था, जिसमें टेलीमार्क पढ़े थे हम लोग, मिलान चिन्ह, बारंबारता, वर्ग अंतराल, नहीं तो छोटा छोटा था ना, क्लास 9 में थोड़ा बड़ा है। और एक और चीज़ तुम चैप्टर नंबर 16 में पढ़े थे, 16.3 एक्सरसाइज, वो क्या पढ़े थे तुम बताओ। 7 वो सब्जेक्ट तुम्हारे इस बुक में है, वो है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मतलब प्रायिकता। ये वही प्रायिकता है कि जब हम लोग पासा को या तो सिक्का को उछालते हैं तो हेड आने का चांस कितना, टेल आने का चांस कितना, ये बताए थे ना। और वो जो लूडो का जो हम लोग पासा गोटी फेंकते हैं, उसमें भी तुमको एक ट्रिक बताए थे कि जब 6 आता है ऊपर में तो नीचे में क्या रहता है, ऊपर में 5 रहता है तो नीचे क्या रहता है, क्यों? क्योंकि उन दोनों को मिला करके योग 7 आना चाहिए। तुम इस चीज़ को अब घर जाओगे और
तुम्हारे पास अगर वो पासा होगा ना तो तुम जरूर देख लेना, 6 फलक होता है ना, वो एक प्रकार का घन है और उसमें 6 फलक होता है। अब 6 फलक जो होता है तो उसमें 6 पॉइंट है, 1 2 3 4 5 बिंदु, 6 बिंदु करके रहता है। तो तुम ऊपर में अगर 2 बिंदु रखोगे तो नीचे वाला जो जमीन पर सटा हुआ रहेगा वो 5 जरूर आता है, ताकि दोनों मिला करके 7 होना चाहिए। आज के तुम लोग तैने देख लिया होगा, जो नहीं देखा आज देख लेगा। लेकिन तुम लोग वो गोटी थोड़े रखता है, तुम लोग रखता है मोबाइल वाला लूडो, सब बैठता है उसी में, देखें। ठीक है, तो ये 6 प्रकार का जो मैथ है वो कहाँ कहाँ पर है छुपा हुआ, हम तुमको बता देते हैं। भले तुम्हारे पास बुक नहीं, लेकिन तुम नोट कर लोगे तो तुमको पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ पढ़े हो। ठीक है, सब पढ़े हो तुम, नंबर सिस्टम भी पढ़े हो। नंबर सिस्टम में क्या पढ़े हो कि हम लोग पढ़े थे कि प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक, वास्तविक संख्या, नहीं रियल नंबर नहीं पढ़े थे, इसमें है वास्तविक संख्या हम नहीं बताए थे। सम संख्या पढ़े थे, विषम संख्या पढ़े थे, भाज्य पढ़े थे, अभाज्य पढ़े थे। ठीक है, ये सारे को हम बताए थे, भाज्य अभाज्य वगैरह निकालने का तरीका भी, सम विषम को बताने का तरीका भी। उसके बाद हम तुमको बताए थे डिविजिबिलिटी, विभाज्यता, 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से 9 से 11 से 13 से 14 से कौन कौन से 13 और 7 छोड़ करके हम 15 तक बताए थे कि डिविजिबिलिटी मैंने कौन कौन सा संख्या 15 से विभाजित होगा, कौन कौन संख्या 14 से विभाजित होगा। 13 और 7 हम छोड़ करके बता रहे हैं, ये 2 नहीं बताए थे, 11 वाला भी बताए थे। सारा वो नंबर सिस्टम में देख बुझेगी नहीं। तो यहाँ पर चैप्टर हम देखते हैं, चैप्टर 1 जो है वो तुम्हारा यही नंबर सिस्टम। ठीक है, एलजेब्रा, एलजेब्रा जो है वो चैप्टर 2 है, 3 है और 4 है। तो 3 को देख लेना। तीन नहीं है, 4, 3 है यहाँ पर, कोऑर्डिनेट जब रखती है। ठीक है, हाँ, चैप्टर नंबर 1 संख्या पद्धति, 3 नंबर का क्वेश्चन उससे पूछेगा तुमको, मात्र 3 नंबर का पूछेगा। अगर सब्जेक्टिव लेगा तो कौन सा चैप्टर से कितना नंबर का आएगा ना, इस लॉकडाउन की वजह से नहीं बता रहे हैं। क्यों जानते हो? क्योंकि एग्ज़ाम नहीं होता है, एग्ज़ाम होता है कभी ऑब्जेक्टिव कभी सब्जेक्टिव, निर्देश जैसा जैसा हम लोग पढ़ते हैं ना, इसीलिए नहीं बताते। हम बता देते कि तुम्हारा शॉर्ट टाइप कितना रहेगा, लॉन्ग टाइप कितना रहेगा और वेरी शॉर्ट टाइप आंसर कितना रहेगा, सब में कितने कितने मार्क्स का आता है क्वेश्चन, वो सब बताते थे पहले। अभी इन दिनों 2 साल से छोड़ दिए इस कोविड-19 की वजह से हम नहीं बता रहे हैं। इस बार भी नहीं बताएंगे, हम देख लेंगे इस बार कैसा आएगा, उसके बाद फिर क्लासीफाई करके बताएंगे कि लॉन्ग टाइप का शॉर्ट टाइप का कितने प्रकार का क्वेश्चन आता है। चैप्टर 4 तक हो गया हमारा। ये चैप्टर 5 6 7 8 9 10 11 सबसे ज़्यादा ज्योमेट्री है। तुमको ज्योमेट्री हार्ड लगेगा, पहले ही बता देते हैं। तुमको भले एक बार में नहीं समझ में आएगा क्वेश्चन का हल, लेकिन जब तुम बार बार इसको पूछोगे ना और जब बार बार समझने का कोशिश करोगे ना, तो ये तुम्हारे लिए ईजी हो जाएगा। जैसे कि अभी हम उन लोगों को चैप्टर 9 बताएं, बोर्ड पर जो देख रहा था ना वो चैप्टर 9 का था, बुझे? तो चैप्टर 5 6 तक ठीक है, 7 से तुमको टफ बुझाएगा। और ये चैप्टर 11 जो है ना वो रचना है, वही रचना जो तुम्हारा छूट गया 8 क्लास में, जो बताने वाले हैं चतुर्भुजों का क्या है वो चैप्टर का नाम? हाँ, चतुर्भुज का निर्माण करना ना, वो वाला।
तो ये वाला चैप्टर ये बता करके वो लोग कह रहे हैं कि सर हम लोग चैप्टर 10 भी पढ़ रहे। जब चैप्टर 9 मजा आने लगा ना तो चैप्टर 10 भी बोला पढ़ लेंगे। क्षेत्रमिति में चले आओ, चैप्टर 12 और 13। इसी 12 चैप्टर में तुमको हिरोन सूत्र पढ़ना पड़ेगा। उलट के देख सकते हो, तुम्हारे पास बुक है, ठीक है। और चैप्टर 13 में तुमको फिर बेलन, घन, घनाभ, शंकु, गोला, ठीक है, इन सब का आयतन, क्योंकि ये 3D है। इस चैप्टर में जो भी पढ़ेंगे वो 3D वाला पढ़ेंगे। 3D माने 3 डायमेंशनल। तुमको 3 डायमेंशन का और 2D और 3D के बीच अंतर बताए थे, और अगर याद नहीं तो तुम देख लेना वहाँ वीडियो घर में। 2D और 3D में क्या अंतर है, कैसे पहचानेंगे 2D कौन है 3D कौन है, ठीक है। तो चैप्टर 13 में वही है, 3D वाले सारे आकृतियों का क्षेत्रफल, आयतन, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सब देखेंगे, ठीक है। चैप्टर 13 हो गया। चैप्टर 14 जो है वो तुम्हारा सांख्यिकी है, ठीक है ना। और चैप्टर 15 जो तुमको पढ़ना पड़ेगा एक मात्र, वो प्रोबेबिलिटी है, मैंने सांख्यिकी थी, प्रायिकता है। नहीं, तुम्हारे बुक में टोटल 15 चैप्टर है, और 15 चैप्टर को 6 विषयों में विभाजित किया गया है, और ये 6 विषय हम तुमको बोर्ड पर लिख दिए हैं। 7 सब्जेक्ट है, 7 का चैप्टर वाइज हम लिख दिए हैं। ये वाला जो चैप्टर है ये तुमको इजी लगेगा, क्यों जानते हो? क्योंकि याद है हम तुम लोग को x² + 7x + 10 को गुणनखंड करने के लिए सिखाए थे। इस टाइप का हम 4 गो टाइप्स लेकर के सिखाए थे, याद होना चाहिए। इसमें इस क्वेश्चन को बताने में हम थोड़ा समय ज़्यादा दिए थे, एक दिन में समाप्त नहीं हुआ था, एक दिन में नहीं समझ पाया था, जानते हो ना। कि यहाँ पर x² - 2x + -10, एक ये भी था, x² + 2x - 10, एक ये भी था। 3 टाइप का था ना, 4 टाइप का था, एक और टाइप का था। और हाँ, और एक इसमें भी बताए थे सर्वसमीका। सर्वसमीका पर वो याद है क्वेश्चन कि सर्वसमीका का उपयोग करते हुए 99 का होल स्क्वायर को ज्ञात करना था। सर्वसमीका का उपयोग करके सारा बताए हैं भाई, इसलिए क्लास 9 में हमको मेहनत करने के लिए कोई, हमको लगता है मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी हमको, अगर तुम्हारे दिमाग में वो बैठा होगा बात तब। और अगर कहीं ख़त्म हो गया होगा तो फिर हमको उसी तरह बताना पड़ेगा। सब बता चुके थे और सब कह के रखे थे कि तुमको फिर से 9 क्लास में रिपीट करना पड़ेगा। चैप्टर नंबर 1 तुरंत ही समाप्त हो जाएगा, चैप्टर 2 में समय लगेगा, ठीक है। तो ये चैप्टर 2 तुम्हारे लिए इजी रहेगा, चैप्टर 12 इजी रहेगा, और ये 14 और 15 को पासा वाला जो है, जो सिक्का उछालते हैं वो लाए, तो ये सब इजी है, ठीक है। तो इस तरीके से क्लास 9 का जो मैथ का क्लासिफिकेशन किया गया है वो इस प्रकार है। तुम लोग के पास बुक नहीं है इसलिए उतार लो, ताकि ये फिर बताएंगे नहीं, बुक रहता तो केवल बुके में तुम लिख देता है, ठीक है। क्या कि मैथ में 3 चीज पर विशेष ध्यान देना। मैथ जो है वो 3P सिद्धांत जो है ना, मैथ तुमको स्ट्रॉन्ग कर देगा। ये 3P माने 3 गो P, ये 3 गो P माने पिया। पिया माने क्या होता है? पर्यायवाची शब्द है, पति को पिया भी बोलते हैं, पर्यायवाची शब्द मिल जाता है, ठीक है। 3P पेशेंस, प्रिकॉशन,
प्रैक्टिस। मैथ का ये 3P सिद्धांत तुमको मैथ में स्मार्ट बना देगा। 3 बात को तुम ध्यान रखोगे मैथ में। सबसे पहले तुमको पेशेंस रखना पड़ेगा। मैथ जब बनाने लगते हो ना, तो कुछ ऐसा मैथ होता है जो नहीं बनता है ना, उसमें तुम क्या करते हो कि उसको ऊब करके उस बैग धरो, उसको चुपचाप उसके बाद निकालते हो मोबाइल, और मोबाइल निकालते हो तो फिर उसमें निकालते हो निरहुआ सटल रहे वाला गाना है, ठीक है। फिर वो मैथ वहीं दब के रह गया। फिर तुम किसी तरह से मैथ को तुम निकाला, और फिर तुमको लगा कि ये बड़ा खराब लगता है, नहीं कुछ समझ में आता है, फिर धर दिया। तो तुमको वैसा नहीं करना होगा, पेशेंस रखना होगा। मैथ को बनाओगे ना तो पूरे एकदम शांत दिमाग से पेशेंस के साथ रखना होगा। गाना सुनने का हमको बड़ी एकदम पुराना आदत है, और जानते हो जब हम तुम लोग के एज में थे और क्लास 9-10 में थे ना, तो जब मैथ बनाते थे ना, उसमें मोबाइल तो नहीं रहता था, ट्रांजिस्टर रहता था, रेडियो जिसको बोलते हैं, नहीं ससुराल से रेडियो लोग लाता था रुसाइन में। अब तो लोग लैपटॉप देता है रुसाइन में। रेडियो रहता था, रेडियो में एक चैनल चलता था विविध भारती, पूरा गाना में देता था, और वो पुराना गाना। हमारे मोबाइल में 2,500 गाना है इसमें, और वो सारा पुराना गाना, नया गाना एक भी तुमको नहीं मिलेगा। भले तुमको सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन हमको बहुत अच्छा लगता है। जो लता जी मर गया, जो किशोर कुमार नहीं है दुनिया में, मोहम्मद रफ़ी नहीं है दुनिया में, मोहम्मद अजीज़ नहीं है ना, आशा भोसले अभी है, उन लोगों का भरा हुआ है। तो गाना स्टार्ट कर देते थे मैथ के टाइम में, दूसरा सब्जेक्ट में नहीं, और बनाते थे तो हमको बड़ी अच्छा लगता था। मैथ बनता था और इधर गाना सुनते थे तो उठते नहीं थे। उसी को बोलते हैं, मैंने पेशेंस रखने का हमारे पास एक वो क्लू था। पेशेंस रखने का हमारे पास वो एक तरीका था। मुझे हम तुमको बता देते हैं कि सबसे पहले तुम पेशेंस रखोगे, मैथ बनाओगे ना तो पेशेंस का रखोगे, ठीक है। अब जहाँ पेशेंस रहा वहाँ तुमको सावधानी बरतना, प्रिकॉशन, P फॉर पेशेंस। अब दूसरा P फॉर प्रिकॉशन। प्रिकॉशन मतलब सावधानी। मैथ बनाते समय तुमको एकदम सावधानी से पेन चलाना पड़ेगा, एकदम दिमाग को सामने एकदम रखना पड़ेगा। अपना जो टॉपिक लिख रहे हो तुम, जो मैथ बना रहे हो उस पर एकदम रखना पड़ेगा। नहीं, मैथ बनाते समय तुमको बहुत ज़्यादा सावधानी की जरूरत है। नहीं कभी कभी तुम देखे थे कि नहीं, जरा सा ध्यान इधर उधर भटक जाता था तुम लोग को शांत करने में, तो मेरा गड़बड़ा जाता था, और ऊपर एक डिजिट कहीं गड़बड़ाया तो पूरे गड़बड़ हो जाता था। तुमने देखा होगा इस चीज़ को यहाँ पर, फिर उसको मिटा करके बनाना पड़ता। वो हम यहाँ पर प्रिकॉशन नहीं अपना पाते थे, क्योंकि हम जब इधर बनाते हैं तो तुम लोग उधर जब अफरा तफरी करने लगते हो तो हमको उसको तो देखना पड़ता है। तो प्रिकॉशन और एक पेशेंस, प्रिकॉशन, और एक और P का मतलब प्रैक्टिस। मैथ में तुम जितना प्रैक्टिस करोगे मैथ तुम्हारे पास उतना और नज़दीक आएगा, और प्रैक्टिस करने छोड़ दो मैथ तुमसे कोसों दूर हो जाएगा, दूर दूर तक मैथ तुमको छूने नहीं देगा। हम शुरू से इस बात को कह रहे हैं तुम लोग को कि प्रैक्टिस मैथ में बहुत जरूरी है। जितना प्रैक्टिस करो, अब तुमको कुछ ऐसा लगता है ये क्वेश्चन हम जानते हैं, काहे बनाएंगे, तुम्हारी बेवकूफ़ी है। जानते हो इसलिए तो बनाओ उसको, और ज़्यादा बनाओ, ताकि जो नहीं बना पा रहे हो उस क्वेश्चन में भी बनाने का रुचि हो जाए। स्टूडेंट लोग कहता है कि सर ये क्वेश्चन तो बन जाता है। भले बन जाता है, अच्छी बात है, बन जाता है, तुम समझ लिया, बहुत बढ़िया बात है, तो बना के भी देख लो। मैथ का ये 3 सिद्धांत अपने दिमाग में बैठा लो, मैथ तुम्हारे साथ रहेगा। और अगर नहीं
तो मैथ तुमसे बहुत दूर चला जाएगा। आज मैथ को समझाने और बताने के और बढ़िया से एक्सप्लेन करने का जो हमको एबिलिटी प्राप्त हुआ है ना, वो बस तुम लोग की वजह से और हम अपनी मेहनत की वजह से। क्योंकि तुम लोगों ने जब बताने लगे तब तुम लोगों ने क्वेश्चन किया कि सर इसको बताइए फिर से कैसे हुआ, इसको बताइए क्वेश्चन कैसे हुआ। तो अगर बता पाते हैं तब तो हमारा पॉजिटिव है, नहीं बता पाते हैं इसका मतलब है कि हम घर में बना के रखे हैं, हम उसको देख करके आए और सीधे यहाँ पर उसको बोर्ड पर उतार दिए। नहीं, अब समझाने की बात ही हुई तो हम तुमको धमका दीजिए चुपचाप उतारो, तुम देखो और यहाँ समझो अपने से। ये गलत बात है ना, कि हम कहोगे कि घर से आप देख के आइएगा और यहाँ बना देंगे, बच्चा उतार देगा, समझेगा कि टीचर जानता खूब है, बना के रख दिया, समझाने की बारी हुई तो हर एंगल से समझाने में फेल हो गया। तो ऐसा नहीं, हम तुमको कई बार इस बात को बोले हैं कि किस पॉइंट पर कहाँ नहीं समझ में आया, हम उस जगह पर तोड़ करके बताएंगे और बताए भी, बुझे कि नहीं। तो मैथ को 9th क्लास के मैथ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मेरे इन्हीं बातों को तुम अपने दिमाग में बैठा लेना, ठीक है। और जितने क्वेश्चन को आज बता दिए, घर जाकर के तुम उतना क्वेश्चन को कंप्लीट कर लें, अगर अच्छी तैयारी चाहते हो तब। 8 में भी और 9 की भी बात कर रहे हैं। अभी 8 का तुम देखिए, वही ना, तो 8 का ही देखो ना, 8 वाला में ही तुमको अभी हम पूछ देंगे तो तुम नहीं बोल पाओगे, हो सकता है। जैसे अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, अर्धवृत्त का परिमाप तुम बताओ, हम तुमको बताए थे और साथ में समझाए भी थे उसको कि अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल नहीं, परिमाप की बात कर रहे हैं। भूल गए ना तुम लोग, जानते हो हम तुमको क्या बताए थे, किसी को नहीं याद है? हाँ, स्क्वायर, यस। अर्धवृत्त का परिमाप तो बेलन का आयतन बता दिया। तो देखो तुम लोग भूल गए, इसलिए भूल गए कि तुम लोग मैथ पर ध्यान दिया नहीं, ये 3P सिद्धांत को तुमने कभी फॉलो किया नहीं है, प्रैक्टिस तुम कभी किया नहीं, यही वजह हुआ ना। अब y प्लस 2r, यस अभी आया। और भले तुम्हारा नोट्स खत्म हो जाएगा हैं, लेकिन जो डाल के हम रखे हैं यूट्यूब में वो खत्म नहीं होगा, वो सारा तुम देख सकते हो, वो सारा फॉर्मूला जो लिखा हुआ है ना वो देख सकते हो। हम तुमको अर्धवृत्त का परिमाप हम पूछे थे, ठीक है कि नहीं, तो तुम सही बताया कि पाई r प्लस 2r, हम बताए थे कि पाई r प्लस d भी बताए थे, पता होना चाहिए। और फिर हम बताए थे कि पाई d/2 प्लस d बताए थे। क्या वो फॉर्मूला था यार वृत्त का परिमाप, पाई d/2 प्लस 2r भी बताए थे, ठीक है। ये सारे अर्धवृत्त का परिमाप है, क्लियर, भुला गए ना, नहीं भूलना चाहिए। पाई r स्क्वायर एच बेलन का आयतन है, ठीक है। तो ठीक, उसके बाद हम तुमको क्या बताए थे याद है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। हाँ, त्रिभुज का 1/2 क्या बोला, 1/2 हाँ हाँ
आधार इंटू ऊंचाई। ये वो वाला त्रिभुज था, जैसे कि ये तुम्हारा समकोण त्रिभुज है ना, ये बी सी, ये 90 डिग्री, हम इसको आधार कहेंगे और इसको ऊंचाई कहेंगे। ठीक है। त्रिभुज का और भी क्षेत्रफल होता है। अब तुम ये वाला जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज का नाम बताओ, ये कौन सा त्रिभुज है जो अभी बोर्ड पर हम बनाने जा रहे हैं? ये बी सी, ये कौन त्रिभुज? इसका मतलब तुम क्या समझ? सभी भुजा बराबर है। जिस त्रिभुज के तीनों भुजा बराबर हो उसको हम लोग कौन सा त्रिभुज कहते हैं? समबाहु त्रिभुज। वही कह रहे हैं ना, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कुछ और ही होता है। ठीक है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। ये भी त्रिभुज का क्षेत्रफल है। कैसे सो बता दो, थोड़ा समझना। ठीक है। आज के डेट में फिर हो सके इसको फिर कभी टॉपिक उठाएंगे, जब मेंसुरेशन पढ़ाएंगे चैप्टर नंबर 12 उस समय बताएंगे। नहीं, अभी रुको ना, पहले समझो तो। इसी पर तो है वो। यहाँ पर हम एक शीर्ष लंब डालते हैं। अब पता होना चाहिए कि शीर्ष लंब किसे कहते हैं। ये शीर्ष लंब है। त्रिभुज के जो गुण हैं वो तुमको 15 गुण बताएंगे। त्रिभुज का 15 गुण है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। ठीक है। उसमें से एक गुण तुमको बताएंगे कि त्रिभुज के शीर्ष लंब, एक त्रिभुज में 3 गो शीर्ष लंब होते हैं। समबाहु त्रिभुज में 3 गो शीर्ष लंब होते हैं। शीर्ष लंब क्या करता है कि किसी त्रिभुज के एक शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाले गए लंब को शीर्ष लंब कहते हैं। ठीक है। किसी त्रिभुज के एक शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाले गए लंब को शीर्ष लंब कहते हैं। समबाहु त्रिभुज का जो शीर्ष लंब है वो 2 बराबर भागों में इस भुजा को बांटता है। मतलब बीसी का ये मध्य बिंदु है। चूंकि ये समबाहु त्रिभुज है, इसके सभी भुजाओं को हम ये मानते हैं, स्मॉल लेटर का ये। सभी भुजा बराबर है तो सब ये है या नहीं? सब ये है। लेकिन जब ये आधा हो गया और इधर आधा हो गया तो ये बटा 2 बचा इधर, और इधर तो ये बटा 2 बचा। आधा आधा हुआ ना? नहीं समझ में आ रहा है क्या? ठीक है ना। जब a बटा 2 आया तो P वाला ऊंचाई कितना है पता नहीं। अब तुम बताओ कि इसमें त्रिभुज क्या वो बनना है। फिर मिस्टेक किया तुम लोग। फिर हम तुमको उलझाने के लिए चलते हैं, वो पूरा कर देंगे हम। इसमें त्रिभुजों की संख्या बताओ। 2 3 एक करके तुम बोलना। तब तो यही जगह हो सका तो 4। सुनो, ट्रिक है। इस प्रकार का आकृति में त्रिभुजों की संख्या है तो 3 त्रिभुज। जैसे सबसे पहले एक बड़ा त्रिभुज हो गया, उसके बाद एक ये त्रिभुज हो गया, फिर एक ये त्रिभुज हो गया। लेकिन यदि आकृति इस प्रकार हो, ए बी सी और एक ऐसा हो, तब तक त्रिभुज क्या हो है? सब चकमक खा गया, पूरे का पूरा चकमक खा गया।
सुन लो, ट्रिक है, याद रखना। अक्सर बच्चों का जो एग्जाम नवोदय वगैरह में जो है ना, इस प्रकार का पूछता है। नवोदय वगैरह का एग्जाम में नेत्रहाट है, नवोदय है, सैनिक स्कूल है, उस समय पूछता है त्रिभुजों की, अगर इस प्रकार का आकृति दिया हो तो त्रिभुजों की संख्या को गिनना एकदम आसान है। इसको नंबरिंग कर दो, ठीक है। और हम इन नंबरों को जोड़ दो, 1 जोड़ 2 जोड़ 3 बराबर कितना होगा? 6 त्रिभुज बुझेंगे ना? त्रिभुज 6 गो है। अब यहाँ पर अगर ऐसे कर दें और ऐसे कर दें तब त्रिभुज क्या हो जाएगा? फिर नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, तो 1 + 2 + 3 + 4, तो कुल मिला करके 10 त्रिभुज। तो उसमें भी 3 त्रिभुज है। अब तुमको फिर एक मात्रा हो, उसके बाद हम उधर चले जाएंगे उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है? हो गया मिस्टेक। अरे 4 नहीं 8 है इसमें। कैसे? सो देखो, इसका ट्रिक क्या है सो समझ लेना तुम लोग। 1 2 3 4, क्या है ये? 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 8 त्रिभुज इसमें। बुझे बात को? हम इसलिए इसको नहीं बताते क्योंकि तुम लोग उसमें गड़बड़ा रहा था ना, इसलिए हम इधर ट्रिक करके बता दिए ताकि तुम समझ सको, इसको जान सको, ठीक है। हम उसको और कर सकते हैं। ठीक है भाई, अब आते हैं इधर त्रिभुज का क्षेत्रफल जो सिद्ध करने जा रहे हैं सो, ठीक है। उसके बाद जो फॉर्मूला कहोगे हम सब सिद्ध कर देंगे। आज शुरू है ना, इसीलिए इसमें हम बोले इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। तुमने देखा इसमें त्रिभुज 3 गो है। अब तुम ये बताओ समकोण त्रिभुज उसमें क्या है? 2 गो। समकोण त्रिभुज 2 गो कौन कौन है? एक ये है और एक एबीसी। तो हम एक ही में बात करते हैं क्योंकि हमको ये जो भुजा है वो इस त्रिभुज का भी है और इस त्रिभुज का कॉमन है, तो कोई एक त्रिभुज ले लो। अब यहाँ पर समकोण यहाँ है, तो समकोण वाले सामने के भुजा को हम लोग कहते हैं कर्ण और इसको कहते हैं आधार, ठीक है। और इसको कहते हैं लंब, कहते हैं ना। पाइथागोरस क्या कहता है? कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस। ये कोण डी जो है वो 90 डिग्री है ना। पाइथागोरस कहता है कि कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस कर्ण किसको बोले हैं? ये भी है। लंब किसको बोले हैं? ये डी को। आधार किसको बोले हैं? बीटी को। ये भी हमारा ये स्क्वायर है, AD स्क्वायर प्लस A/2 का स्क्वायर। BD A/2 है ना भाई? है ना? ठीक है। ये स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर बटे 4, 2 तो नीचे। इसको इधर करो तो A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बटे 4 इज इक्वल टू AD स्क्वायर। क्लियर? यहाँ पर इसके नीचे ये
ठीक है, नहीं दिखा पड़ रहा है मेरा बॉडी। एलसीएम क्या ले लेंगे 4, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4a² और यहाँ a² इज इक्वल टू 80 का स्क्वायर है। अब यहाँ पर 3a² बटे 4 है इज इक्वल टू 80²। क्लियर। अब यहाँ पर रूट करो 3a² बटे 4, अब यहाँ पर केवल 80 बचेगा। √3 का वर्गमूल नहीं निकलता है, वही रहेगा a का वर्गमूल ये और इसका 2, हमको यहाँ 2 करना चाहिए, नहीं ये 4 सही है। तो ये भी हमारा निकल गया, क्या निकल गया ना। अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हम लोग शुरू से जानते हैं 1/2 गुने आधार गुने। सो यहाँ पर लिख देंगे 1/2 गुने आधार गुने। अब यहाँ पर 1/2 आधार को हम BD को कहेंगे, क्योंकि त्रिभुज ABC लिए हुए हैं, आधार हम BC को कहेंगे, और ये ऊंचाई जो हो गया वो AD हो गया, हुआ या नहीं हुआ। तो 1/2 गुने A, क्योंकि BC पूरा A है, इंटू AD का मान क्या है √3a बटे 2, यही है ना, देखो ना। तो क्या हो गया ये √3a², ये इंटू a² और नीचे 2 दूनी 4। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तुम यही याद रखो। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इसको यूज करने से बेहतर है कि हम इसको अगर लगा देंगे फॉर्मूला, तो हमारा इजी बनेगा, जल्दी बनेगा और छोटा बनेगा। तो ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम तुमको सिद्ध कर दिए। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू √3/4 भुजा स्क्वायर, ये जो है वो भुजा है। क्लियर, ठीक तो बस।